22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस बात को लेकर घर घर में चर्चाएं हो रही हैं। अब चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, जहां देखो वहां हर जगह ये खबर भी चल रही है। साथ ही घर घर में लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार 22 जनवरी को होने वाला क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। पूरे देश में जश्न जैसा माहौल होगा और देश ही नहीं विदेशों तक लोग भी जानना चाहते हैं कि राम मंदिर में जो रामलला विराजमान होंगे उस दिन होगा क्या। जैसे कि इस खबर को लेकर लोग जानना चाहते हैं, ठीक ऐसे ही एक और खबर है, एक और जानकारी है। दरअसल देश की सबसे बदनाम महिला, आज की अगर हम बात करें तो देश की बदनाम महिला जिसका नाम है सूचना सेठ। सूचना सेठ जाती है घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए, 4 साल बच्चे को लेकर उसकी हत्या करती है। उसके बाद उसकी लाश को बैग में रखती है। बैग में रखने के बाद वापिस अपने जगह पर पहुंच रही थी, लेकिन रास्ते में जाकर पोल खुल जाती है और जैसे ही पोल खुलती है, ये खबर भी सूचना सेठ की पूरे इलाके में नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे जगह जगह तक जहां तक ये खबर फैल सकती थी फैल जाती है। अगर हर कोई इस बारे में जानने की कोशिश कर रहा है आखिरकार सूचना सेठ ने अपने बच्चे को मारा क्यों था। आज की इस कहानी में हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सूचना सेठ ने एक बच्चे को क्यों मारा, क्या वजह थी, कब मारा और क्या करना चाहती थी। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गोवा प्रदेश का एक शहर है पणजी। दरअसल बात कर रहा हूँ 15 जनवरी 2024 को। 15 जनवरी 2024 को गोवा की जो पुलिस होती है वो सूचना सेठ को पहले उसका मेडिकल कराती है। मेडिकल कराने के बाद फिर सीधा लेकर जाती है पणजी की एक अदालत में जज साहब के सामने उस महिला को खड़ा करते हैं और साथ ही जज साहब के सामने पुलिस हाथ जोड़कर विनती करती है, कहती है कि हुजूर, हमने इस महिला को 6 दिन अपने हिरासत में रखा, अपनी कस्टडी में रखा और ये जानने के लिए ये जो अपने बेटे की हत्या की है का आखिरकार क्यों की है, लेकिन ये 6 दिन में हमें कोई सफलता नहीं मिलती। इसलिए हुजूर, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती ये करते हैं, हमें अभी कस्टडी का समय और बढ़ाया जाए और कुछ समय और दिया जाए। जैसे ही अदालत में बैठे हुए जज ने और उस अदालत के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग, हर किसी की नज़र सिर्फ उस महिला पर थी या फिर जज पर थी। क्या जज साहब बोलने वाले हैं? जज साहब उस महिला की तरफ देखते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं है, इन्हें 5 दिन अपने साथ और रख सकते हैं, यानी कि 5 दिन और भी पूछताछ की जा सकती है। अब पुलिस को ये अवसर मिला है, कम से कम ये अगले 5 दिनों में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। दरअसल इसके बाद फिर पुलिस, जो गोवा की पुलिस होती है, इस महिला सूचना सेठ को अपने साथ ले जाती है। ले जाने के बाद दरअसल थोड़ा सा इतिहास क्या है, थोड़ा पीछे वाली कहानी में चलते हैं। जो सूचना सेठ होती है पश्चिम बंगाल की होती है। जो एक लड़का होता है वेंकट रमन, जो लड़का होता है केरल प्रदेश का। दोनों की साल 2008 में आंखें चार होती है, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और धीरे धीरे करके इनकी दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगती है। 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के बीच में ही आपस में परिवार वालों से बातचीत करते हैं। कहते हैं कि लड़की कहती है कि मुझे लड़का पसंद है और लड़का कहता है कि मुझे लड़की पसंद है। दरअसल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल 2010 में क्योंकि 2 साल तक प्यार मोहब्बत चलता रहता है और लव मैरिज
लव मैरिज की बातचीत चल रही थी, लेकिन परिवार वाले शादी की सहमति दे देते हैं। कलकत्ता में 7/2010 में ये शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इन दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए और इससे और अच्छा बनाने के लिए, ज़िंदगी में खूब सारे पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही करते करते शादीशुदा ज़िंदगी थी, अपने अपनी भविष्य को संवारने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच में यानी कि कई साल बीत जाते हैं। साल 2019 की बात कर रहा हूँ, अगस्त का वो महीना था। ये प्रेग्नेंट हो ही जाती हैं और इनको एक बच्चा पैदा होता है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा होता है। अगस्त 2019 में उस बच्चे ने जन्म लिया और जैसे ही जन्म लेता है उस बच्चे से प्यार से नाम रखते हैं चिनमिन। चिनमिन को लेकर इन दोनों में बड़ी खुशी खुशी जिंदगी रहती चल रहा था। और लेकिन जैसे जैसे कहते हैं समय आगे बढ़ता है, महिला भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन बच्चे के पैदा होने से अब दोनों उस बच्चे पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कुछ दिन के बाद इस देश में क्या पूरी दुनिया में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो चुकी थी, कोरोना आ ही चुका था। उसके बाद ये बच्चा अपनी माँ के साथ घर में रहने लगता है, पिता भी रहने लगते हैं। धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा नज़दीक रहे उस बच्चे के साथ, यानी कि आपस में जो अंडरस्टैंडिंग जो थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, आपस में बात खराब होने लगती है। और जब बात खराब होने लगती है अगस्त 2022 में, ये इन दोनों मियाँ बीवी की बीच में दरार पैदा होने लगती है। अब मियाँ बीवी ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला किए। अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। और जब साथ न रहने वाली बात थी तो इसके बाद फिर ये बात कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में फिर तलाक की अर्जी दे दी जाती है। अर्जी देने के बाद कोर्ट इसे तय करने में थोड़ा लंबा वक्त लगता है। ये तय नहीं कर पाता कि आखिरकार ये दोनों साथ रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया थी चल रही थी। लेकिन दिसंबर 2023 को इसमें एक साथ और मुद्दा चल रहा था। एक मुद्दा ये चल रहा था कि वेंकटरमन ये चाहते थे कि उनका जो बेटा है उन्हें मिलना चाहिए। तभी अदालत कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फोन पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिर से अपील करता है, कहता है कि हजूर फोन पर तो बातचीत हो जाती है, छोटा बच्चा है और ठीक से बोल नहीं पाता, मैं कौन बोल रहा हूँ, इसलिए आप इजाज़त दे तो मैं उससे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। अदालत ने जैसे ये बात सुनी, अदालत ने फोन पे बातचीत नहीं होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, एक दूसरों को देख भी सकते हैं और बातचीत भी सिलसिला शुरू हो जाता है। हाँ, ऐसी बात और थोड़ा आगे बढ़ती है और फिर से अदालत में आती है। हाँ, कहते हैं कि हुजूर अब कुछ आप मिलने की इजाज़त देते, मैं अपने बच्चे को फेस टू फेस देख सकूंगा, उसके बाद फिर मेरी भी मन की इच्छाएं पूरी हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहता ही है। कुल मिलाकर दिसंबर 2023 को अदालत की ये फैसला देती है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने बच्चे से मिलना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप अपने बच्चे से प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक रविवार कहीं भी मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जैसे ही ये फैसला उसके हाथ में आता है, पिता खुश हो जाता है और उसे लग रहा था कि जिंदगी ये बहुत ही शानदार होने वाली है। और मियाँ और बीवी भले ही दोनों अलग होना चाहते थे, लेकिन माँ की इच्छा भी थी बेटे की माँ के साथ रहे और पिता का भी इच्छा थी कि बेटा उनका पिता के साथ रहे। आगे कहानी जो शुरू होती है 6 जनवरी 2024 को, नया साल आ चुका था। ये महिला एक साथ 2 गेम खेल रही थी। पहला गेम ये कि 6 जनवरी 2024 को ये अपने पति वेंकटरमन को एक मैसेज करती है, और कल यानी कि 7 जनवरी संडे का दिन है और आप अपने बेटे से मिल सकते हैं। मैं बेंगलोर में आपको फला जगह एड्रेस की हूँ, वहाँ जाकर आप मुलाकात कर सकते हैं।
जैसे ही वेंकटरमन ने ये बात सुनता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन ये पूरा दिन अपने ऑफिस में काम करती है 6 जनवरी 2023 को, और काम करने के बाद शाम को ये गोवा के लिए फ्लाइट पकड़ती है। और फ्लाइट पकड़ने के बाद यानी कि सीधा पहुंच जाती हैं बेंगलोर से गोवा, और रात लगभग 11 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंचती हैं। एयरपोर्ट पर ये टैक्सी का इंतजार कर रही थी, और टैक्सी के इंतजार करने के बाद टैक्सी आती है, और टैक्सी इसको यहाँ से लेकर जाती है। एक कहती है कि गोवा में एक कैंडोलिम एक जगह है, वहाँ पर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में लेकर चलना है। लगभग रात के 11:30 बजे के आसपास जैसे ही अपार्टमेंट पे पहुँचते हैं, अपार्टमेंट के 404 कमरा नंबर को अगले 10 जनवरी तक 10 जनवरी 2024 तक उसने बुकिंग की रखी थी, ताकि वहाँ रह सके, अपने बच्चे के साथ घूमेगी फिरेगी मौज मस्ती करेगी। शायद इसका ये प्लान था, लेकिन इसने जो अपने दिमाग से एक और प्लान बनाया हुआ था। 6 जनवरी को अपने पति को मैसेज किया, 7 जनवरी को हम मुलाकात करेंगे बंगलोर में, अपने बच्चों से मिल लेना। रात होती है और रात के लगभग 1 से 2 बजे के आसपास का वक्त था। इसने अपने बच्चे के साथ बच्चे को सिरप पिलाती है। सिरप की मात्रा कुछ ज़्यादा रख देती है, क्योंकि अगला दिन जैसे जैसे बीत रहा था, घड़ी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इसके अंदर घुटन सी पैदा होती है कि इसे अपने बच्चे को अपने पति से मिलने ही नहीं देना है किसी भी कीमत पर। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तभी मौका पाते ही उसके सासों को हमेशा हमेशा के लिए रोक देती है, खत्म कर देती है। और इसके बाद आराम से अपने बेटे की बराबर में लेट जाती है, उसे पुचकारती रहती है। दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद अब अपने बच्चे के साथ रहती है। हल्की सुबह नाश्ता पानी भी करती है। नाश्ता पानी करने के बाद ऐसे पूरी तरह से मालूम हो चुका था बच्चा मर चुका है। उधर जो उसका पति होता है वेंकट रमन उसी पते पे दिए हुए पहुंचता है जहां पर अपने बेटे का इंतजार करना था, उससे मुलाकात करना था। तब वो अपने पत्नी को मैसेज करता है, फोन करता है, ईमेल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आखिरकार वो अपने बच्चे से मिलना चाहता है, बंगलोर में इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी होती है गोवा के अंदर केंडोलिम अपार्टमेंट में 404 कमरा नंबर में होती हैं, और वहां से अपने बच्चे की लाश के साथ दुलार रही है, पुचकार रही है। इस बीच में खाना भी आता है, खाना भी खाती है और सब काम कर रही है। उसका जो पति होता है, वो पति बहुत ज़्यादा परेशान था। आखिरकार करे तो क्या करे। पति परेशान होकर अपने वकील को फ़ोन करता है, कहते हैं कि भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी पत्नी ने कल मुझे मैसेज किया है कि फला जगह मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी वो मिलने के लिए तैयार नहीं हो रही है। आखिरकार करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसका वकील कहता है तुम परेशान मत हो, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर बात करेंगे। तो कहते हैं कि तुम कोर्ट में जाकर क्या बात करोगे, आज चौथा संडे है, और चौथा संडे के बाद भी मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि पिछले 3 संडे ऐसे ही निकल जाते हैं किसी किसी बहाने, और ये महिला चाहती ही नहीं थी कि वो अपने पति से, अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए आखिरकार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हार जाता है, थक जाता है, और यहाँ से फिर इंडोनेशिया निकल जाता है, यानी कि जकार्ता की फ्लाइट पकड़ता है और सीधा पहुंच जाता है जकार्ता। और वो इंतजार में था कि चलो ठीक है, इस संडे नहीं मुलाकात हो रही है तो अगले संडे को मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। इधर जो पत्नी होती है बेटे की लाश के साथ रहती है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इस लाश का करूं तो क्या करूं। तभी शाम हो जाती है। उसने सोचा जिंदगी तो तमाम हो चुकी है, शायद उसे अपनी उस गलती का एहसास हो रहा था उसे, इसलिए उसने अपने हाथ का नस काट कर अपनी जिंदगी की लीला को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि इतनी जल्दी से आसानी से मौत भी नहीं आती। और जो रात के लगभग 11 बजे के आसपास वक्त था, रिसेप्शन पे फोन करते हैं, कहते हैं कि मुझे अर्जेंट काम आ चुका है और मुझे जाना है, यहाँ से जाना है गोवा, सीधा
गोवा से जाना है बेंगलोर, फ्लाइट मेरे लिए एक टैक्सी का इंतजाम करो। तभी रिसेप्शन वाले कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती है, सुबह दिन निकलेगा, फ्लाइट से आप आराम से निकल जाना, रात में आप सफ़र करोगी, टेंशन में आ जाओगी, इसलिए टेंशन मत लो, आराम से आराम करो। और दिन निकलने का इंतजार वो करती नहीं। उसका मकसद था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरी टैक्सी का इंतजार करो। आखिरकार जब होटल वालों पर दबाव बनाया जाता है तो होटल वाले वो कहते हैं ठीक है। वो कई लोगों से बातचीत करते हैं। कई लोगों में से एक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है रॉय डैन डिसूजा। उससे बात करते हैं, कहते हैं कि भाई एक अर्जेंट कॉल है और तुम्हें गोवा से सीधा बेंगलोर जाना है और उसको लेकर एक सवारी है। ये डिसूजा तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है लेकिन मैं 30,000 रुपये लूँगा। जैसे ही 30,000 की बात आती है, रिसेप्शन पे बात पहुंचती है। रिसेप्शन वाली इस महिला से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मैडम ऐसा ऐसा मसला है, आपको गाड़ी ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं और 2 ड्राइवर होंगे, आपको 30,000 रुपये का चार्ज लगेगा। मैडम कहती हैं कोई बात नहीं है, लेकिन उसे वो जितना जल्दी हो सके वहाँ से ले जाएं। रात के 12:30 बजे के आसपास वक्त हो चुका था। 12:30 बजे के आसपास गाड़ी आती है। गाड़ी आने के बाद रिसेप्शन पे पैसे वैसे जो देने थे, देने के बाद अब डिसोजा से कहते हैं कि आप मेरा एक बैग है और रिसेप्शन पर रखा हुआ है, उसे लेकर आओ। उसे ले आने के बाद कहता है मैडम थोड़ा सा भारी लग रहा है, और कहती हैं कि कोई भारी वारी नहीं है, इसको रखो। अब रात में ये सब सफ़र पर निकल पड़ते हैं और जैसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद हाईवे पर पहुंचते हैं, पता चलता है कि रास्ते में एक ट्रक पलटा हुआ था और ट्रक पलटा होने की वजह से रास्ता जाम था। अब ये जो ड्राइवर होता है ये तो सोया हुआ था, एक तो जागा हुआ था। वो सीधा उतरता है, जाकर पूछता है कि भाई क्या हुआ है। कहते हैं कि भाई रास्ते में ट्रक पलटा हुआ है, कम से कम 4 घंटे का समय लग जाएगा, इसलिए आप आराम करो या फिर वापस जाओ। और जैसे ही डिसूजा ने ये बात सुनी, उसने कहा कि पूरी रात काली हो जाएगी। वो मैडम के पास आता है, मैडम से कहता है कि मैडम अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको एयरपोर्ट लेकर चलूं। वो पूछती है क्या बात है। कहते हैं कि मैडम ये जो रास्ता है रास्ता बंद है अगले 6-7 घंटे के लिए। उसने और बढ़ा चढ़ा के बताया ताकि मैडम को ऐसा लगे कि हाँ यार देर हो जाएगी, इसलिए हम लोग फ्लाइट से निकल जाएंगे। क्योंकि वो मैडम जानती थी वो फ्लाइट से क्यों नहीं जाना चाहती थी। फ्लाइट में जब जब लोग सफ़र करते हैं तो उनकी एक एक वस्तुओं को चेक किया जाता है। बाकायदे उनका जो बैग होते हैं मशीन से गुजरते हैं और मशीन से पता करके बता देती है कि इस बैग के अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है। उसे मालूम था यदि मैं एयरपोर्ट से निकली, हवाई जहाज से निकली तो पकड़ी जाऊंगी। तभी वो कहती है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी से ही जाना है। अब डिसूजा कहता है कि इतनी अर्जेंट कॉल थी, अर्जेंट जाना था और मैंने एयरपोर्ट से लेना जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर जाना ही नहीं चाहती, अजीब लेडी है, मुझे क्या, मुझे तो 30,000 रुपये मिलेंगे। अब वो इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद दिन निकल आता है, 8 तारीख आ जाते हैं। 8 जनवरी को 10:30 बजे के आसपास गोवा पुलिस का फ़ोन इस ड्राइवर के पास आता है। क्योंकि उधर जो रिसेप्शन पे लोग थे, उसके बाद कमरे की साफ सफाई करने की बात आई। साफ सफाई करने के लिए बंदा जाता है। इसने जो अपने हाथ की नस काट ली थी, जिंदगी की लीला समाप्त करने की कोशिश की थी, तो उसके ब्लेड यानी कि फर्श पे गिर जाता है और ब्लेड निकलकर बेड पर गिर जाता है। और आई तो थी बेटे के साथ, लेकिन गई ही अकेले है। आखिरकार बेटा कहाँ है? तो उन लोगों को याद आता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद ड्राइवर संपर्क करती है और ड्राइवर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं हाँ कि मैडम तो है, लेकिन बच्चा तो साथ में नहीं है। कहते हैं कि अपने आसपास जो भी कोई पुलिस स्टेशन है वहाँ जाने की कोशिश करो। और जैसे ये पुलिस स्टेशन की बात आती है तो वो अपने गूगल मैप पे डालता है कि
150 किलोमीटर एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। और समझ नहीं पा रहा था आखिरकार करूं तो क्या करूं। कुछ दूर और आगे चलते हैं तो आगे एक होटल मिलता है। होटल में जब ये पहुंचते हैं तो ड्राइवर से कहता है कि तुम जानबूझ के टॉयलेट के अंदर कुछ वक्त बिताना, मुझे एक काम है। वहां पर एक गार्ड मिलता है, गार्ड से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह से कोई पुलिस स्टेशन है क्या, तो क्या यहाँ कोई थाना है। तो कहते हैं कि परेशान क्यों होते हो, यहाँ से 500 मीटर दूर सर्विस रोड पर ही एक पुलिस थाना है, ये मंगला थाना, आप वहाँ चले जाओ। और क्या बात है, कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात करनी है। और सीधा वो उस महिला को लेकर थाने जाता है। थाने ले जाने के बाद जाकर वहाँ पुलिस से बातचीत कराता है। पता चलता है कि उस महिला की जब सामान की चेक की जाती है तो सचमुच एक लाश निकल कर आती है। और जैसे ये लाश निकलती है सोशल मीडिया पर ये खबर वैसे ही वायरल होने लगती है जैसे कि लोग राम मंदिर की एक एक पल की जानकारी जानना चाहते हैं। सूचना सेठ के बारे में भी वैसे ही पल पल की जानकारी जानना चाहते हैं। 5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन पुलिस के साथ ये महिला रहती है। और पुलिस इससे हर चंद कोशिश करती है कि आखिरकार इससे बातचीत की जाए और बातचीत करने के बाद जो सच है सच निकलवाया जाए। लेकिन पुलिस इसका जो अंदर का सच है वो नहीं निकलवा पाती, क्योंकि पुलिस ने एक गेम खेला। और गेम खेलती है 13 जनवरी 2024 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास बात है। पुलिस वाले आपस में कहते हैं कि जो इसका पति है, इसका पति जकार्ता से वापस आता है 9 जनवरी को और ये अनुमति देता है कि मेरी बेटी की जो लाश है उस पोस्टमार्टम कर लीजिए। और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि या तो तौलिया या तो फिर किसी तकिए से या फिर किसी तार से, कुल मिलाकर दम घुटने की वजह से इसकी मौत हुई है। और इस पर कोई ऐसे निशान नहीं है जिसे मारपीट के होते हैं या फिर टॉर्चर करने की वजह से होते हैं, वो ऐसा निशान नहीं है। लेकिन पुलिस के पास जब ये बात पहुंचती है तो महिला कुछ बोल नहीं रही है। जब पति और पत्नी को आमने सामने करते हैं तो ताकि हो सके गुस्से में आकर जो बोलना है कुछ न कुछ बोल दें। जैसे ही आमना सामना होता है, पत्नी ने अपने पति को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब बुरा भला कह रहा था, वो कह रहा था तुम मेरे बेटे की कातिल हो। तुम, ये जवाब पति भी जानना चाहता था, यही जवाब पुलिस भी जानना चाहती थी। ये जानकारी पूरा समाज, पूरा देश, पूरा दुनिया जानना चाहता था आखिरकार इसने ऐसा क्यों कदम उठाया। वो कहती हैं कि जब मेरी आँख खुली है तो मेरा बेटा मर चुका था, मैंने उसको नहीं मारा है, मैंने कत्ल नहीं किया है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं सलाखों के पीछे हूँ, तब तक कस्टडी में हूँ, तब तक तुम सुरक्षित हो, और उसके बाद तुम गए काम से। जैसे ही वेंकटरमन ये बात सुनता है तो उसे बड़ा अफसोस होता है। ये सलाखों के पीछे है, बच्चे को मार ही चुकी है और बाहर निकलेगी तो मुझे भी मार डालेगी। खैर, आगे वो मारेगी या नहीं मारेगी, लेकिन खुद वो सलाखों के बाहर निकलकर, जैसे मैं एक अखबार पढ़ रहा था, अखबार का एक पेज होता है, पत्रकार उसके एक पहले ही लाइन लिखता है, वर्तमान समय में देश की सबसे बदनाम महिला के बारे में, यानी कि सूचना सेठ के बारे में आज बात करते हैं। और सूचना सेठ के बारे में हर कोई जानना चाहता है। सूचना सेठ अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी, जो साल 2008 में उस प्रेमी से प्रेम करती हैं, 2010 में शादी कर लेती हैं, 2019 में एक बेटा पैदा होता है। कुछ दिन साथ रहते हैं, अलगाव हो जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक नहीं हो पाता, लेकिन ये दोनों अलग हो जाते हैं और कोर्ट इसे इजाज़त देता है कि तुम अपने बेटे से मुलाकात कर सकते हो। लेकिन सूचना सेठ ने कहा किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे से मिलने नहीं दूंगी। उसे मारने के बाद 22 घंटे तक अपने बेटे के साथ रहती है।
बेटी के लाश के साथ रहती है। जब जब उसे मौका मिल रहा था, उसे दुलार भी रही थी, पुचकार भी रही थी, लेकिन वो भूल चुकी थी। उस दुलार ने पुचकारने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मर चुका था। उसकी जो सांसें हैं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। लगभग 11 से 12 घंटे वो कार में अपने बच्चे को उस बैग में रखकर सफर भी करती रहती है, तब भी उसे एहसास नहीं होता। और जब वो पुलिस ये मंगला थाने में जाकर जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस के सामने भी इसके चेहरे पर सिकन नहीं होती है। और इसके बाद जब भी पुलिस के सामने जाती है, अदालत के सामने जाती है, मीडिया के सामने जाती है, तब भी उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती है। आखिरकार वो महिला इतना निर्दयी कैसे हो सकती है? अगर पुलिस के इस मामले को पता निकालने में सक्सेस होता है, कामयाब होती है, आखिरकार उसने अपने बच्चे की हत्या क्यों की है, तो मैं भी अपनी कहानी के माध्यम से ये बताने की जरूर कोशिश करूँगा। लेकिन माँ के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि बेटा कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है कि किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जहां भी रहें आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।